एवरीवन, श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट सिस्टम। तो आज हम एक अच्छे मूल्यांकन या अच्छे असेसमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गुड असेसमेंट होता क्या है। कि हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं टीचिंग या लर्निंग के दौरान, जो भी हम असेसमेंट करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसका अर्थ क्या होता है, वो सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले है असेसमेंट जो है वो टीचिंग और लर्निंग में सब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि अ गुड असेसमेंट, ए गुड असेसमेंट किसमें एक इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है, प्लेज अ विटल, विटल मीन्स इंपॉर्टेंट, विटल और इंपॉर्टेंट रोल in a teaching and learning process, teaching and learning process। कि जो अच्छा असेसमेंट है टीचिंग और लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे बताइए कि एक गुड असेसमेंट जो होता है उससे हमें क्या चीज़ें, क्या फायदाएं होते हैं। इसमें जो रिजल्ट होता है बहुत ही फेयरली हमें मिलता है। जो हमने सिखाया, जो बच्चे ने लर्न किया, वो हमें एक्यूरेटली इंफॉर्मेशंस देता है। तो अब सबसे पहला हम ये मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, उसके बाद हम मेन आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है गुड असेसमेंट में वो रहेगी आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं हम विश्वसनीयता, कि किसी भी चीज की रिलायबिलिटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कि रिलायबिलिटी की एग्जांपल देती हूँ मैं पहले आपको। एक बच्चे ने एक टेस्ट दे दिया, उस टेस्ट पे उसने स्कोर किया 81 मार्क्स। ठीक है, अब वही टेस्ट 10 दिन बाद उसने दोबारा वही सेम टेस्ट को उसने दोबारा दिया। अब इस बार उसके या तो 85 आएंगे या फिर 75 76 आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका इस बार 40 मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए, या हो सकता है इस बार 100 भी हो सकता है। मतलब एक अबाउट सेम रिजल्ट आता है। कि रिलायबिलिटी में जो हम स्कोरिंग करते हैं वो अबाउट टू सेम रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। या फिर मान के चलिए कि उसी टेस्ट को किसी दूसरे एग्जामिनर द्वारा चेक किया गया। एक जो टेस्ट बच्चे ने किया उसमें उसके 80 मार्क्स आए, फिर उसका दोबारा से रीचेक कराया गया। तो रीचेक कराया तो उसमें 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो इस टाइप की जो सेम थिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं विश्वसनीयता या फिर रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है कि रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी and stability. It refers to the consistency and stability of assessment. Stability of assessment, कि जो भी असेसमेंट हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, उसका स्वरूप रिलेबिलिटी के द्वारा कंसिस्टेंट रहता है, यानी एक रूप रहता है या स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। इसके बाद में हम टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, अब
टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में सबसे पहला टेस्ट रीटेस्ट ही हो जाता है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि बच्चे ने एक टेस्ट दिया, उसी को दोबारा से उसने रीटेस्ट दिया, उसमें स्कोर हुआ अबाउट सेम ही होता है कि 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे। उसके बाद सेकंड रहता है इंटर रेटिंग। इंटर रेटिंग में इंटर रेटिंग रिलायबिलिटी टेस्ट भी वही होता है कि रेटिंग या किसी को एग्जाम दोबारा से किया गया, या जैसे मैंने आपको बताया कि वही टेस्ट किसी दूसरे एग्जामिनर द्वारा चेक करवाया गया या किसी दूसरे इन्विजिलेटर के द्वारा चेक कराया गया, तो उसमें भी उसके 1-2 नंबर का ही डिफरेंसेस हुए, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस उसमें नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा रहता है हमारा इसका इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी कि इस रिलायबिलिटी जो असेसमेंट हमारा होता है, इसकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है वो सेम होती है। ओके, ये 3 टाइप्स के हमारे रिलायबिलिटी टेस्ट होता है इसमें गुड असेसमेंट का। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, दूसरा टाइप रहता है हमारा, दूसरा गुड असेसमेंट में रहेगा हमारा वैलिडिटी। दूसरा हो जाएगा हमारा वैलिडिटी। वैलिडिटी को हिंदी में कहते हैं वैधता, किसी भी चीज की वैधता, इसको हिंदी में कहते हैं वैधता। अभी वैधता क्या होती है? वैधता होती है कि किसी भी चीज को इंटेंट करना, इट इज इंटेंटेड टू मेजर। वैलिडिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू, इट मीन्स या इट रेफर्स टू इंटेंट टू मेजर। इसके साथ ही हम इस टेस्ट के दौरान, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक बच्चे ने इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स में, ग्रामर में सिर्फ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया, तो उसके लिए क्या वो पास हो जाएगा? वैलिडिटी में नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको आता है कि ईच सेक्शन विल बी अटेम्प्टेड कंपलसरी, कि बच्चे को हर जो सेक्शन दिए गए हैं, अगर पेपर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है तो उस बच्चे को सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें होता है कि आपको सारे सेक्शंस में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपका पेपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइंग होगा। तो इसी तरीके से जो वैलिडिटी होती है, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम जब अप्लाई करते हैं तो कहते हैं, तो वही वैलिडिटी कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वो इंग्लिश वाला मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे कि इफ एन इंग्लिश टेस्ट एम्स टू मेजर राइटिंग स्किल्स, कि इंग्लिश टेस्ट में राइटिंग स्किल्स को मेजर करना है, तो राइटिंग स्किल्स को मेजर करना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ग्रामर पोर्शन को अटेम्प्ट कर लेगा। उसके लिए हर राइटिंग सेक्शन में, हर सेक्शन को उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी असेसमेंट टेस्ट। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में सबसे पहला हमारा रहेगा कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट क्या है? उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट, किस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो
तो वैलिडिटी में हमारे टू ही टाइप्स रहते हैं, पहला कंटेंट वैलिडिटी और दूसरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इनके ही बेसिस पे हम वैलिडिटी को असेस करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा करेक्टरिस्टिक है हमारा गुड असेसमेंट का ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जिसको हिंदी में कहते हैं निष्पक्षवाद। निष्पक्षवाद कि हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है, कोई भी पक्षपात नहीं करना है गुड असेसमेंट के लिए। कि अच्छे मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब देखिए, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्रीडम फॉर पर्सनल बायस। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बायस। सेम चीज कि हमें भी अपने कुछ पर्सनल जो भेदभाव होते हैं हमें उससे आज़ादी होनी होती है, हमें उनसे दूर रहना होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अब इसके ऑब्जेक्टिविटी के टाइप्स देख लेते हैं हम, फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा मूल्यांकन होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है। जो हमारा असेसमेंट होता है ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू वो क्लियर और डिफाइंड होता है। दूसरा रहता है क्वेश्चंस विद ओनली वन करेक्ट आंसर। कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सिर्फ एक ही उत्तर होता है, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के 4 उत्तर। वो निष्पक्षवाद इसी ऑब्जेक्टिविटी में आते हैं कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। और एक इसका फीचर रहता है कि यूनिफॉर्म स्कोरिंग रूल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म स्कोरिंग ऑल स्टूडेंट्स, लिखवा देती हूँ मैं, यूनिफॉर्म स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी में टाइप्स में हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्कोरिंग हो जाएगा, क्लियरली डिफाइंड, एंड क्वेश्चंस with only one answer। कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका कि आंसर एक ही हो, उसके एक से अधिक उत्तर ना हो। इन सब चीजों का हमें इनमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में चौथा हमारा रहेगा असेसमेंट कंपैरेबिलिटी। चौथा हमारा फीचर रहेगा कंपैरेबिलिटी, जिसको कहते हैं तुलनीयता, कि हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरेबिलिटी। चौथा है ये हमारा कंपैरेबिलिटी। तुलनीयता कि इसमें हम कंपैरेबिलिटी क्वेश्चंस के या किसी भी रिजल्ट की नहीं करते हैं या किसी ग्रुप की नहीं करते हैं, हम सबको इक्वली असेस करते हैं। अब इसका हमारा इम्पोर्टेंस हो जाएगा कि जो हमारा कॉमन सिलेबस होता है हमें उसी को यूज करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आउट ऑफ सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टेस्ट आइटम बना दें। तो हमारा इस करेक्टरिस्टिक का सबसे पहला टाइप यही होगा कि यूज कॉमन सिलेबस फॉर टेस्टिंग आइटम्स। यूज कॉमन सिलेबस और टेस्ट आइटम्स।
जो भी हम टेस्ट आइटम बना रहे हैं वो कॉमन सिलेबस में से ही बना रहे हैं। उसके बाद में अप्लाई द सेम स्कोरिंग, यानी कभी आपने सुना है कि वन वर्ड आंसर को कभी हम 5 नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जो वन वर्ड आंसर होते हैं उनको हम एक नंबर में ही मेजर करते हैं या इवेलुएट करते हैं, कि उनकी इवेल्युएशन होती है वो 1 नंबर में ही दी जाती है। या फिर ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, कभी आपने सुना है कि 5 नंबर का 1 फिल इन द ब्लैंक्स या 5 नंबर का 1 ट्रू फॉल्स। तो जो स्कोरिंग होती है वो सेम रहनी चाहिए, कि जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनका मेनली वन मार्क का हो गया, और जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो 5 या 10 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो हमें जो स्कोरिंग है वो सब जगह सेम अप्लाई करनी है। उसके बाद थर्ड है यूज मॉडरेशन। हम किसी भी पेपर को मॉडरेट कर सकते हैं, यूज मॉडरेशन, कि हमने जो पहले एक एग्जाम टेस्ट आइटम बनाया था हम उसको मॉडरेट करके दोबारा से उसको बच्चों को दे सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। उसके बाद फोर्थ हमारा आ जाता है प्रिपेयर, इसी मॉडरेशन के ही ऊपर है ये, प्रिपेयर पैरेलल आइटम्स। प्रिपेयर पैरेलल आइटम्स, कि जो हमारे एग्जाम आइटम्स हैं उनके पैरेलल में भी हमें कुछ अलग से प्रिपेयर करना चाहिए उसकी कंपैरेबिलिटी करने के लिए। कि मान के चलिए 2 टीचर हैं या 3 टीचर हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो तो तीनों पेपर बनाते हैं, सबके पास सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पैटर्न भी सेम है, लेकिन फिर भी उनका जो एग्जाम आइटम है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कंपैरेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो 3 लोगों में बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद 5वां हमारा आता है प्रैक्टिकलिटी, जिसको कहते हैं प्रयोगात्मकता। तो 5वां है हमारा प्रैक्टिकलिटी, कि हम जो प्रायोगिक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके जो भी असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी, प्रयोग। प्रैक्टिकली मीन्स ऐसा असेसमेंट, ऐसा मूल्यांकन जिसको हम प्रैक्टिकल्स के द्वारा या फिजिकली हम किसी भी चीज़ को एक्टिविटी के द्वारा अगर करवाते हैं उसको हम प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। अब प्रैक्टिकलिटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रैक्टिकलिटी का पहला जो फीचर होता है वो होता है इजी टू डिजाइन एंड कंडक्ट। इजी टू डिजाइन एंड कंडक्ट, कि जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, वो आसानी से डिजाइन किए गए हों और उनको हम कंडक्ट कर सकें। दूसरा है टाइम एफिशिएंट। इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रैक्टिकलिटी असेसमेंट करना है। टाइम efficient for teachers and students। जो टाइम एफिशिएंट होता है वो टीचर और बच्चों के लिए सेम होना चाहिए। इसके बाद में हमारा तीसरा फीचर आता है इकोनॉमिकल in terms of resources।
इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि हम जो भी प्रैक्टिकलिटी करते हैं या प्रैक्टिकल्स करवाते हैं उनके लिए जो हम रिसोर्सेज बच्चों से मंगवाते हैं या बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब हम एक फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रैक्टिकल के लिए आप किसी भी बच्चे को या स्कूल मैनेजमेंट में या कॉलेज मैनेजमेंट में हम बहुत हाई अमाउंट पे हम उसको अप्लाई करवाएं। हम इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हुए भी रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में हमारा फोर्थ रहता है सिंपल स्कोरिंग। सिंपल स्कोरिंग प्रैक्टिकलिटी की जो स्कोरिंग होती है वो सिंपल होती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि 30 में से 26 नंबर आए, 25 नंबर आए या 20 नंबर आए, है ना। प्रैक्टिकलिटी में कभी भी कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें बच्चे ने बिल्कुल कुछ ही नहीं किया तो उस बच्चे को फेल कर दिया जाता है, वरना प्रैक्टिकलिटी में स्कोरिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने गुड असेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब लास्ट में हम इसका एक समराइज टेबल बना देते हैं जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किसका कंपैरिजन हम कहाँ कर रहे हैं। तो लास्ट में हम एक समराइज टेबल बना देते हैं। समरी टेबल ऑफ असेसमेंट, गुड असेसमेंट। तो सबसे पहले तो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद मीनिंग, देन उसका की फोकस, और लास्ट में हो जाएगा हमारा इंश्योर्ड बाय। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक था हमारा, रिलायबिलिटी। सबसे पहले था हमारा रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, रिलायबिलिटी में क्या था, रिलायबिलिटी में था कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। की फोकस इसका स्टेबिलिटी पे हो जाता है। और इसके बाद में इसको इंश्योर्ड किससे किया था, क्लियर आइटम से या यूनिफॉर्म क्लियर आइटम्स, कि जो हमारे एग्जाम आइटम्स हैं वो एकदम से क्लियरली होने चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर से फॉलो होने चाहिए। उसके बाद दूसरा था हमारा वैलिडिटी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी वैलिडिटी। लास्ट में अगर हम टेबल बना लेंगे तो पूरे चैप्टर के नोट्स भी अगर हम नहीं बना पाते हैं तो समरी जो टेबल होती है उसको पढ़ने से हमारा पूरा चैप्टर हमें एक तरीके से समझ में आ जाता है। तो वैलिडिटी का हमारा मीनिंग होगा मेजर व्हाट इट क्लेम्स, कि हमने क्या मेजर किया। एक्यूरेसी। उसके बाद में हमारा फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, अलाइन विद ऑब्जेक्टिव्स। अलाइन विद ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद में थर्ड आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी ऑब्जेक्टिव, जिसका मीनिंग था फ्रीडम फ्रॉम बायस।
फ्रीडम फ्रॉम बायस, जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनली जो हमारे पार्शलिटी होती है वो सब नहीं होता। इसमें फोकस किस पे किया था? इक्विटी पे। इक्विटी यानी सबको एक समान समझना, और इसका हमारा इन शॉर्ट बाय जाता है कॉमन स्टैंडर्ड्स। कॉमन स्टैंडर्ड्स। इसके बाद में फोर्थ था हमारा कंपैरेबिलिटी। फोर्थ हमारा था कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मीनिंग था रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर। रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर, कि जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में और इसका की फोकस होता है कॉमन स्टैंडर्ड्स। इसके बाद लास्ट रहता है हमारा प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मीनिंग हो जाता है easy to administration, और की फोकस इसका हो जाएगा सिंप्लिसिटी पे, और इंश्योर्ड बाय हो जाएगा इकोनॉमी। तो ये हमारा समरी टेबल हो गया आज के गुड असेसमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें पहला हमारा रहा रिलायबिलिटी, जिसका मीनिंग रहा कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। इट इज फोकस्ड ऑन स्टेबिलिटी एंड क्लियर आइटम्स। देन सेकंड था हमारा वैलिडिटी, मींस मेजर व्हाट इट क्लेम्स एंड इट फोकसेस ऑन एक्यूरेसी एंड अलाइन विद ऑब्जेक्ट्स। देन आवर थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी, means freedom from bias and focus on fairness, standardization, marking. Then fourth is comparability, results can improve, focus on equity and common standards. Then last हमारा था practicality, it means easy to administrate and focus on simplicity and economy. तो ये आज के हमारे फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड असेसमेंट के। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।